हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नाइस ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज हम सभी ये देख रहे हैं कि हर कोई स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाहता है और पिछले कुछ सालों में देखा तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी एंट्रियाँ हुई। बहुत लोगों ने स्टॉक मार्केट को समझा है और इसमें एंट्री लिया है, बट स्टिल अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें कि स्टॉक मार्केट बढ़िया से समझ नहीं आता है। वो सिर्फ न्यूज़ और टिप्स के भरोसे स्टॉक मार्केट में एंटर होकर के किसी भी शेयर को खरीद रहे हैं। उसमें उनको रिटर्न थोड़ा बहुत मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बस उतने से ही वो लग रहा है कि बहुत अच्छा हमारा स्टॉक मार्केट चल रहा है। बट हम सब ये समझते हैं और हमें ये समझने की बहुत ही ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट कोई रिच मनी गेम नहीं है। स्टॉक मार्केट को हमें पेशेंटली पेशेंटली समझ करके वेट करके आगे बढ़ना होता है, जिसमें कि हम अपना निवेश करते हैं और 20 साल 30 साल 15 साल इन्वेस्टेड रहते हैं, ताकि हमारा जो शेयर में जो इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनीज़ में हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो एक वेल्थ का रूप बन सके। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी की जानकारी हम कैसे निकालें? हमें ये तो पता है कि निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें से हमें कुछ स्टॉक्स को लेकर के इन्वेस्ट करके हम चाहे तो छोड़ दें तो उससे हमारा एक स्टडी रिटर्न बनता चला जाएगा, बट उतने में ही तो हमारा इन्वेस्टमेंट वेल्थ बनेगा नहीं। तो हमें ठीक है, कुछ रिटर्न एक स्टडी रिटर्न की तरह हमें मिलता रहेगा, चाहे 15-20% 22% के आसपास हमें ऑन एन एवरेज साल दर साल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ उसमें मिलता रहेगा। बट क्या ये वेल्थ बनाने के लिए काफ़ी है? ये बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट वेल्थ बने, जाहिर सी बात है आपको फंडामेंटल एनालिसिस तो समझना पड़ेगा। किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ताकि हम कोई भी कंपनी की फाइनेंशियल्स को समझ करके ये समझ पाएँ कि क्या वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, क्या हमें उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो आइए समझते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को इसमें फंडामेंटल एनालिसिस को समझ करके। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप बिल्कुल बिगिनर हैं या इस चीज़ को अभी सीखना शुरू किए हैं। आज के वीडियो के बाद आपको कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी भी शेयर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालाइज करके उसका रिटर्न आप निकाल पाएंगे। तो चलिए समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी के अर्निंग्स, उसके प्रॉफिट्स, उसके नेट इनकम, उसके सेल्स की ग्रोथ, उसके अर्निंग पर शेयर, उसके टोटल एसेट्स, इन सभी चीज़ों का एनालिसिस ये फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो 3 पिलर पे खड़ी है। एक तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक तो वैल्यूएशन एनालिसिस और एक अपना क्वालिटेटिव एनालिसिस। इन तीनों का मिश्रण ही फंडामेंटल एनालिसिस को। क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो हमने ऊपर समझ लिया कि किन किन चीज़ों को हमें देखना है, एसेट्स को, उसके प्रॉफिट्स को, ईपीएस को। वैल्यूएशन एनालिसिस में हमें रेशियोज़ को देखना होता है, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियोज़ हो गया, जैसे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो हो गया। और वही क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें कंपनी के बारे समझना होता है कि कंपनी किस चीज़ में डील करती है, कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं, कंपनी किस इंडस्ट्री से है, क्या उस इंडस्ट्री में कंपनी का कोई एक मजबूत पकड़ है या नहीं है। इन सब का सम्मिश्रण एक हम निकाल करके ये समझते हैं कि उस कंपनी के किन किन चीज़ों में बेहतरी है
क्या ये सब उस कंपनी का बहुत ही अच्छा चल रहा है? अगर अच्छा चल रहा है तो कंपनी अच्छी है और हम उस पर निवेश कर सकते हैं। चलो, तो आइए शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। तो इसके लिए हम जाएंगे पहले तो screener.in पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें एक पेज आएगा जिसमें कि यहाँ पर लिखा होगा सर्च फॉर अ कंपनी। यहाँ पर कोई भी कंपनी ले लेते हैं। चलिए हम कंट्रोल प्रिंट ले लेते हैं, कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। क्या आपने इस कंपनी के बारे में कभी सुना है? क्या ये आपके पोर्टफोलियो में है? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप इस कंपनी के बारे में जानते हैं या नहीं। चलिए आगे समझते हैं डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड की। कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड का अभी जो मार्केट प्राइस है वो 754 पे चल रहा है। मार्केट कैप देखें तो 1206 करोड़ की है, मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी है। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स से। कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स मार्च 2022 से 2025 तक की दी हुई है। इसका सेल्स क्वार्टरली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ है मार्च 2022 से 2025 तक, बट स्टेडी ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि एकदम से उछाल करके कोई ग्रोथ है, मतलब धीरे धीरे इस कंपनी की डिमांड बढ़ रही है जिसके कारण सेल्स इंक्रीज हो रही है। नेट प्रॉफिट या नेट इनकम जो भी आप इसको समझें, हर क्वार्टर में लगभग ऑन एन एवरेज बराबरी पर था। दिसंबर 24 वाले क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ, बट प्रीवियस क्वार्टर में 67 करोड़, जो कि एक बहुत ही रीजनेबल रकम है। इससे यही पता चलता है कि कंपनी की नेट इनकम भी ग्रो हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ये भी देख लेते हैं यहाँ पर प्रोज और कॉन्स। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो जिस भी कंपनी के पास डेट लगभग ना के बराबर हो तो उसकी ऑपरेशंस अच्छी चल रही है। कंपनी को अगर कभी कैश की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको उस कैश को हासिल करने में या उस कैश को बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 27.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। 27% के दर से हर साल कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ पिछले 5 साल का बढ़िया है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। कंपनी डिविडेंड भी देती, 23.4% का इसका टिल डेट डिविडेंड है ईयरली। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। साल दर साल 2014 से लेकर के 2025 मार्च तक साल दर साल अगर हम कंपनी के सेल्स को देखें तो ये सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई है 91 करोड़ से 425 करोड़ तक, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, मोर देन 4 टाइम्स। इसकी नेट इनकम भी देखें तो 14 से लेकर के 100 करोड़ तक। EPS इन रुपीज़ को भी अगर हम देखें तो 10 रुपये से लगभग 63 रुपये तक इसकी EPS भी पहुंच चुकी है। साल दर साल इसकी EPS भी सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई है। EPS अगर किसी भी कंपनी, EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे अर्निंग कैसा चल रहा है वो। तो EPS भी अगर किसी भी कंपनी की हर साल दर साल बढ़ते जा रही है और इन अ गुड मैनर अच्छी तरह से ग्रो हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी को निवेश के रूप में देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक रिजर्व्स है इक्विटी कैपिटल के नीचे। रिजर्व्स मतलब कि सरप्लस, मतलब हमारे पास क्या कुछ बैकअप है या नहीं।
तो अगर हम 2014 से लेकर 2025 मार्च तक देखें तो ये 75 से लेकर के 397 मतलब ऑलमोस्ट 400 करोड़ का इसके पास रिजर्व्स। तो जिस भी कंपनी की रिजर्व्स बढ़ती गई है साल दर साल, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी कुछ बैलेंस भी बचा करके रखी है, कंपनी अच्छे से ग्रो भी हो रही है, इसके सेल्स भी अच्छे हैं, इसके नेट इनकम भी अच्छी है, इसके पास अलग से सरप्लस या रिजर्व्स जो भी बोल लीजिए वो भी है। तो अभी तक तो कंपनी में कोई दाग नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी का जो CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जिसे कि हम कैपेक्स के भी नाम से जानते हैं, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कंपनी अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए कभी लैंड खरीद रही है या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीद लिया या फिर इस तरह से अपने कैपिटल को ग्रो कर रही है, कुछ चीज़ एक्वायर करके, जैसे कोई छोटी कंपनी एक्वायर कर ली उस तरह से। तो कंपनी की वर्क कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। पिछले 3 सालों में लगातार 8 करोड़ की कैपिटल एक्सपेंडिचर, ज़्यादा नहीं है बट इट्स गुड कि हाँ वो अपने कैपिटल को ग्रो करने पे भी कंपनी ध्यान दे रही है। टोटल एसेट्स भी अगर हम साल दर साल देखें तो इंक्रीज़ ही हुई है, ऐसा नहीं कि कभी ये घटी। हर साल दर साल इसमें इंक्रीमेंट है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीमेंट है पिछले 11 साल में। कंपनी की एसेट्स भी इंक्रीज़ हो रही है। जिस भी कंपनी की एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है इसका मतलब कि उस कंपनी अच्छी है, कि उसके पास इतने सारे एसेट्स हैं, वो अपना कैपेक्स को बढ़ा रही हैं, उससे उसको एसेट्स बन रहे हैं, साथ ही साथ उसकी सेल्स भी बढ़ रही है, वो अपना प्रोडक्ट भी बढ़िया से बेच रही है। तो कंपनी अभी तक तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। तो हम समझते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो में देखिए यहाँ एक नेट कैश फ्लो है। नेट कैश फ्लो मतलब कि सारे चीज़ों को जोड़ तोड़ करके, मतलब जब घटा बढ़ा करके जब एक इन टोटल हमारे पास क्या है उसको नेट कैश फ्लो बोलते हैं। तो नेट कैश फ्लो लास्ट ईयर -7 करोड़ पे है, उसके लास्ट ईयर 7 करोड़ पे थी, उसके लास्ट ईयर 1 और उसके लास्ट ईयर 8 करोड़ पे। तो अगर हम देखें तो कभी एक आध बार बीच में नेगेटिव कैश फ्लो हुई है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनी कैश फ्लो भी कंपनी की प्रॉफिट में ही रही है। तो कभी कभार होता है कि किसी कारणवश, जैसे कि कभी कोरोना 2020 में अपना कोरोना आया हुआ था तो उस समय -10 करोड़ की इसके नेट कैश फ्लो है। कभी कभार होता है कि कंपनी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इसलिए उसके पास कैश फ्लो माइनस में है, या कहीं कोई उधारी ज़्यादा बढ़ गया हो उस चक्कर में कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है, या कहीं इन्वेस्ट किए हुए हो या कहीं लैंड खरीदे हुए हैं, उस पर अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा है तो उस पर हमारा कुछ खर्च लगा है, तो उस खर्च में हम उस खर्च को भी दिखाएंगे। तो जब हम इन टोटल निकालते हैं तो उससे हमारा कभी कभार नेट कैश फ्लो कम। तो ये नॉर्मल सी बात है किसी भी कंपनी का। मेन हमें इसमें देखना है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कि जिस फील्ड में कंपनी काम कर रही है, जिस भी फील्ड में कंपनी काम कर रही है, जिस चीज़ को लेकर के कंपनी का सारा इनकम होता है, मेन इनकम जिससे कंपनी जनरेट कर पाती है, उसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। अगर इस पे हम एक नज़र डालें तो पिछले मार्च 2014 से लेकर मार्च 2025 तक ये ऑलमोस्ट इंक्रीज़ ही हुई है, और पिछले 2-3 साल में कुछ एक स्टडी रेट पर चल रही है, लगभग 50-55 करोड़ के आसपास। तो अगर इस हिसाब से देखें तो कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बढ़िया है, मतलब जो उसकी कंपनी की जो मेन चीज़ है, जो मेन उसका इनकम का स्रोत है, उससे उसको कैश जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसको वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है या फिर से कंपनी में डाल करके कुछ और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है, तो उसमें तो कैपेक्स लगेगा, तो कुछ तो कैश फ्लो कम होगा, वो अलग बात है। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसकी कैश फ्लो, इसकी जो कैश है वो पॉजिटिव है, तो कंपनी अच्छी है। अब आगे हम एक और चीज़ देख लेते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल। 2014 में 481 था, अब मार्च 2025 में ऑलमोस्ट 50% लेस है। तो कैश कन्वर्ट करने में अगर कंपनी को कम टाइम लग रहा है
तो जाहिर सी बात है कि कंपनी धीरे धीरे अपना इस फील्ड में भी अच्छी कर रही है। अगर कंपनी को कैश कन्वर्जन साइकिल अगर कम हो रहा है तो इट मीन्स कि हाँ, कंपनी बहुत जल्दी से अपना जो भी है उधार खाता सब बंद करके क्लियर कर रही है सारा कुछ, जो भी उसको बनाना है उसको बेच करके, उसके बाद या जो इससे भी कोई रॉ मटेरियल लेना है उसको अपना क्लियर करके अपना सारा कुछ काम बढ़िया से चल रहा है, और धीरे धीरे वो टाइमिंग कम होते जा रहा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी अपने चीज़ों को लेकर के सजग है और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। अब हम आगे चलते हैं और रेशियोज को समझते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो हो गई, अब हम चलते हैं वैल्यूएशन एनालिसिस पर। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर 23.5%। अगर के स्क्रीन पे आपके वेब पेज पे कंट्रोल प्रिंट के लिमिटेड के नीचे अगर ये रेशियो नहीं दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर NPM लास्ट ईयर देखिए आ गया, इस पे क्लिक करके आपको एंटर दबा देना है तो आपका जो रेशियो है वो यहाँ पर आ जाएगा। NPM लास्ट ईयर 23.5%, मतलब अगर प्रीवियस ईयर में ऑलमोस्ट 25% नेट प्रॉफिट मार्जिन है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी अपने सारे चीज़ों को अच्छे से फोकस करके एक अच्छा इनकम जनरेट कर रही है। अब अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं खुद से भी। चलिए समझते हैं कैसे। NPM को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आते हैं नेट प्रॉफिट 100 करोर्स डिवाइडेड बाय सेल्स 425 करोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि हमारा 23.5% के बराबर ही आएगा। आप चाहें तो हर साल के लिए वैसे करके भी निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं स्टॉक की पी की ओर। स्टॉक की पी 12 रुपये, इंडस्ट्री की पी 23.7। तो जब भी किसी कंपनी की स्टॉक की पी इंडस्ट्री की पी से कम है तो हम ये मानते हैं कि ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, इसमें अभी ग्रोथ बाकी है। तो हम इसको भी देख करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि सिर्फ इसी को देख करके। इन सब चीज़ों को देखने के बाद इसको भी साथ में देखते हैं। और भी रेशियोज़ हैं उनको भी देखना है, ऐसा नहीं कि बस इतना पे ही समेट लेना है, आगे और भी समझते हैं। अब हम चलते हैं डिविडेंड यील्ड। तो हम समझ चुके हैं कि बढ़िया चल रहा है, डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। ROCE और ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर ये दोनों भी कंपनी के 15% से ऊपर है तो कंपनी अच्छी है, कंपनी फाइनेंशियली साउंड। ROCE का इस कंपनी की 18.4%, ROE 26.8%, दोनों 15% से प्लस। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए यार 1059 रुपीज़। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू हम उसे कहते हैं कि ये स्टॉक का ट्रू प्राइस है। हो सकता है कि शेयर प्राइस कम हो या ज़्यादा हो या बराबर पे हो या आसपास हो, बट जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 1059 रुपीज़ स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कंट्रोल प्रिंट की जो अभी शेयर प्राइस चल रही है वो है 754 रुपीज़ पे। तो इसको हमें देखने के बाद ये समझ में आता है कि 754 रुपीज़ भी अंडर वैल्यूड है स्टॉक। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में ये अभी कम है। तो इसको भी देखने के बाद ये समझ में आता है कि अभी कंपनी में ग्रोथ बाकी है, हम इसमें अभी निवेश कर सकते हैं। हाँ देखिए, मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा। मैं सिर्फ आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं
इसके लिए एक एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन है। आगे समझते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर किसी भी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो समझिए कि वो कंपनी अच्छी है, वो कंपनी निवेश करने लायक है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर 40% से प्लस है तो समझिए कि कंपनी अच्छी है स्मॉल कैप के हिसाब से, क्योंकि अगर उसको थोड़ा और पैसों को जनरेट करना होगा, जैसे कैपिटल बढ़ाना होगा, तो पैसे जनरेट करने के लिए थोड़ा और शेयर्स को डाइल्यूट करना होगा, तो उनके पास वो जगह रहेगी। और प्लेज्ड परसेंटेज 0%, मतलब मान के चलिए कि प्लेज परसेंटेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंपनी अपनी शेयर्स को प्लेज कर चुकी होगी और उसके बावजूद भी अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई दिक्कत आ गया, तो कंपनी शायद अपने बैकअप या कोप अप नहीं कर पाए, जिस कारण से आपके इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ सकता है। इसलिए प्लेज परसेंटेज अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारा देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हो गया। अब एक फाइनल और आखिरी एनालिसिस बच रहा है, सॉरी वैल्यूएशन एनालिसिस हो गया, फाइनल और आखिरी एनालिसिस बच रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हमें ये समझना है कि हमें कहाँ पर जा कर के उस चीज़ को समझना है। तो देखिए जहाँ पर हमारे रेशियोज़ हैं उसके राइट साइड में अबाउट और की पॉइंट्स हो, तो यहाँ जो रीड मोर का लिखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे और ऐसा एक खुल करके आ जाएगा। इसको हमें इन डिटेल पढ़ना है कि कंट्रोल प्रिंट मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाईज कोडिंग एंड मार्किंग मशीन्स रिलेटेड कंज्यूमेबल्स एंड सर्जिकल एंड 95 मास्क। ठीक है, सर्जिकल मास्क भी बनाती। फिर CPL मैन्युफैक्चर्स इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स, इट इज़ द ओनली कोडिंग एंड मार्किंग कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स इन इंडिया। मतलब समझा आपने, ओनली कंपनी इंडिया में, ओनली कंपनी। तो इससे भी तो अंदाज़ा लगता है कि हाँ भैया ये यही एक कंपनी है पूरे इंडिया में, ओनली कंपनी। तो इट इज़ अ गुड कंपनी, इट हैज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब आगे चलते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट प्रोफाइल, कंटिन्यूस इंकजेट प्रिंटर, हाई रिजोल्यूशन प्रिंटर, लार्ज कैरेक्टर प्रिंटर, थर्मल ट्रांसफ़र ओवर प्रिंटर, कंज्यूमेबल्स, सिंगल कलर प्रिंटर्स। तो इन सब चीज़ों में कंपनी डील करती। मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी 70,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। मार्केट शेयर, इंडियन कोडिंग एंड मार्किंग इंडस्ट्री इज अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2200 करोड़ की। अब यहाँ देखें तो कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड होल्ड्स एन ओवरऑल मार्केट शेयर ऑफ 20% अमॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। तो जितने भी इसके आजू बाजू के जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से 20% का शेयर पूरे ओवरऑल मार्केट में इनका है। 20% इज़ अ गुड अमाउंट। तो इन सब चीज़ों को भी समझ करके इससे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस निकाल लेते हैं। क्वांटिटेटिव और वैल्यूएशन एनालिसिस हम समझ चुके हैं। ये हमारे 3 पिलर्स कंप्लीट हो गए। इन्हीं 3 पिलर्स को फुल्ली एनालाइज करके हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इन सब का अगर हम समेशन करें तो क्वांटिटेटिवली, वैल्यूएशन वाइज और क्वालिटेटिवली ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, क्या आप इस कंपनी के बारे जानते थे, क्या आपने कभी इसके बारे सुना था, क्या आप भी फंडामेंटल एनालिसिस करते थे पहले से? अगर आप करते थे तो क्या इसी तरह से करते थे? फाइनली इस वीडियो को अगर आप समझ सके हो, अगर आपको इसमें कहीं कोई तकलीफ़ या कोई दिक्कत आ रही हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
लाइक करिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस चीज़ से सीख सकें और अपना एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस नेक्स्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।